बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 1 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कराची से रखते हैं, जहां से अब डीजी आईएसपीआर का जो दौरा था आईबीए का और जामिया बनोरिया का, अब जराए हमें कुछ सबूत फराहम कर रहे हैं, जो सबूत आपके सामने रखेंगे और आपको पता चलेगा कि डीजी आईएसपीआर साहब ने क्या बारीक वारदात डाली है और किस तरीके से वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी तनकीद से बचने के लिए मामलात को खुफिया भी रखे हुए हैं और उनसे जो सख्त सवालात वहां हुए वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आधे मिनट का दे दूं कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि डीजी आईएसपीआर जो है वो जामिया बनोरिया गए और आईबीए कराची गए। जामिया बनोरिया में उन्होंने उलमा और मशाइख से मुलाकात की और मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ, और आईबीए कराची में स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ। दोनों जगहों पर जो स्टूडेंट्स के सवालात थे उनके ऊपर फौजी तराने चलाए गए और बाद में लोगों से मर्जी के क्लिप्स रिकॉर्ड करा के उनको जारी किया गया। लेकिन वहां पर हमने एक बारीक वारदात पकड़ी थी कि जो खबर रिलीज की गई ये 31 तारीख को रात 11:50 पर रिलीज की गई, ताकि ये खबर रिलीज भी हो जाए और किसी तक पहुंचे भी ना और कोई मुझ पर क्रिटिसिज्म ना करे। ये मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया था और पूरी तफसील से बताया था कि मीडिया की दुनिया में अगर किसी खबर को किल करना हो तो उसे रात में लेट जारी करते हैं। वो अगले दिन के लिए पुरानी खबर होती है और उस दिन के लिए वो बहुत ही लेट खबर होती है, तो वो सैंडविच हो जाती है और खबर वफात पा जाती है, मतलब कि उसे ड्यू अटेंशन नहीं मिलती। और जिस खबर को अटेंशन दिलवानी होती है उसको हमेशा दोपहर 1 बजे से पहले पहले रिलीज करवाया जाता है। अब जो हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स आए हैं और जो हमें जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये विजिट 31 तारीख को नहीं बल्कि 30 तारीख को हुआ। ये हम आपके सामने एक ईमेल रख रहे हैं जो आईबीए कराची ने अपने स्टूडेंट्स को भेजी है, जिसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इवेंट 30 तारीख को दोपहर 1 बजे से लेके 4 बजे दोपहर तक था। अब ये बात तो समझ आती है चलें कि ये इवेंट उनके लिए बहुत अहम होगा, तो दोपहर 4 बजे अगर इवेंट ख़त्म हुआ और उसकी अगर खबर बनती तो फिर भी इतनी लेट नहीं थी, 5 बजे तक निकाली जा सकती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा किसी खबर के ऊपर किसी का बड़ा इंटरेस्ट होता है तो वो रोक लेता है और अगले दिन सुबह उसे रिलीज करता है ताकि उसका पूरा दिन इम्पैक्ट लिया जाए। लेकिन डीजी आईएसपीआर ने ऐसा नहीं किया। 29 तारीख को उन्होंने विजिट किया, 29 को वो 4 बजे ख़त्म हुआ, 5 बजे खबर रिलीज करने की बजाय उन्होंने 29 की पूरी रात भी वेट किया और 29 मैं कह रहा हूं माजरत 30 तारीख को उन्होंने विजिट किया। शाम 5 बजे वो रिलीज कर सकते थे, रिलीज नहीं किया, पूरी रात भी वेट किया और अगला पूरा दिन 31 तारीख का खबर को दबाए रखा और 31 की रात को 11:50 पर उस खबर को रिलीज किया, ना ताकि ना वो 31 की खबर रह जाए और 1 फरवरी के लिए वो पुरानी खबर हो, ताकि आर्मी चीफ के सामने भी फाइल के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें और जो खबर है जिसकी वजह से आप पर तनकीद आनी है वो भी ना आए। लेकिन जो तनकीद इंसान की किस्मत में होती है वो तो आती ही है, जाहिर है। अब तनकीद क्या आ रही है? तनकीद ये पता चल रही है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़े सख्त सवालात पूछे। जब वहां पर डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमारे खिलाफ एक बयानिया है, एक इंतशारी टोला है जो हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहा है, बयानिया बना रहा है और हमारे और कौम के जो ताल्लुकात हैं उन्हें कमज़ोर कर रहा है, तो बदले में उनसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि क्या इद्दत में निकाह के केस के पीछे आप में से कोई है? आप हल्फ दे सकते हैं कि इस केस का आपसे कोई लेना देना नहीं। जब यह सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। और भी सवालात पूछे गए हैं, लेकिन इस एक सवाल का किसी ने बहुत ही मुस्तनद तरीके से, जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये सवाल पूछा गया लेकिन इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया गया। तो इस पूरे विजिट में से एक बात तो तय है कि डीजी आईएसपीआर साहब को अब ये पता चल गया है, इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते। हालांकि उन्होंने कम अज कम ये 2 से 3 दफा पाकिस्तान के मीडिया पर लाइव वादा किया कि अब मैं हर हफ्ते आईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वो 2-2 महीने गायब रहते हैं। अभी भी उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको मुद्दत गुजर गई है। ट्वीट तो वो वैसे ही 2023 ऑनवर्ड कभी भी नहीं करते, शायद 2022 में आखिरी किया था या 2023 में किया था। ट्विटर को तो उन्होंने मुकम्मल ही छोड़ दिया है क्योंकि वहां पर बहुत सख्त तनकीद होती है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी छोड़ गए हैं। तो ये जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी आपकी तनकीद से मेरा ख्याल वो इतना परेशान है कि उन्होंने वो खबर ना ही 30 तारीख की शाम को 5 बजे, ना ही रात को तो करनी भी नहीं चाहिए थी, अग्री करता हूं, 31 की सुबह को वो खबर आनी चाहिए थी। और अगर किसी वजह से
किसी वजह से कुछ और मिलिट्री का हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने उस खबर को रोका, तो फिर 1 फरवरी की सुबह को वो खबर आनी चाहिए थी। वैसे भी हफ्ते का दिन है तो ज़्यादा अच्छी खबर चलती, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसे रात के 11:50 पर रिलीज़ करवाया ताकि वो खबर बेचारी थक मर जाए और रात को ही ख़त्म हो जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हालात जो हैं वो ख़राब हैं। दूसरी तरफ जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब ये सवाल पूछते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जो वहाँ पर हेयरिंग हो रही है कि कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो इसका ट्रायल कहाँ होगा। जवाब कुछ नहीं था। जो फौज का, वजारत दिफा का वहाँ पर जो कौंसल है उनके पास, ख्वाजा हारिस साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब कोई जासूस पकड़ा जाता है गैर मुल्की तो उसको भी जो सिविलियन अदालतें हैं उसके अंदर ट्राई किया जाता है। अब दूसरी तरफ कौम के अपने बच्चे हैं, आप 1 मिनट के लिए मान ही लें कि उन्होंने कुछ गलत किया, मान लें, लेकिन वो फौजदारी ही उन्होंने जुर्म किया है, कोई फौजी जुर्म तो नहीं किया। अगर आप 1 मिनट के लिए मानते भी हैं, पहली बात तो सबको पता है कि ये खुद से ऑर्केस्ट्रेटेड था। अब अगर आप गौर करें तो ये जो तमाम का तमाम मामला है, इसमें आपके सामने ये एक एग्जाम्पल रखते हैं। फायजा मुराद एडवोकेट है, उन्होंने इस बच्चे की कहानी रखी है जो नौजवान है अभी और अपने भाई के साथ एक कमरे, गरीब बच्चा है, अपने भाई के साथ एक कमरे में सियालकोट से लाहौर आके रह के मजदूरी करता था। उस दिन बदकिस्मती से कहीं उस सारे जुलूस वाली जगह पर या उस जगह पर पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने या तो उसे वीडियो फुटेज में से या जियो फेंसिंग से पकड़ लिया। अब उसका एक भाई है, जैसे मैंने बताया कि वो एक कमरे में रहते हैं दोनों किराए पर, वो आ नहीं सकता क्योंकि वो नौकरी करता है, तो उसे कोई मिलने नहीं आता। 10 साल की सज़ा उस जवान साल बच्चे को दे दी गई है। उसकी नानी का हाल ही में इंतकाल हुआ और वो बैरिस्टर फायजा को ये बता रहा है बच्चा कि मुझे नानी बहुत याद आती है। और जो वकील साहब आए वो बताती हैं कि उसकी आंखों में उदासी भी थी और नाउमीदी भी थी। रियासत भले अपने बच्चों के साथ ये सलूक करती है। अगर आपका यही इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने, हमने, तहरीक इंसाफ ने लोगों से बहुत गलत काम करवाया, तो चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं शहबाज गिल ने गलत काम करवाया, लेकिन वो बच्चा तो बच्चा ही रहा ना। आप शहबाज गिल पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, चलें, क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, आपने ये सब कुछ बना के मेरे पे डाल दिया, सूट करता है आपको। लेकिन वो बच्चा, चलें आप कहते हैं शहबाज गिल बहुत तेज़ है, इसने उसे बेवकूफ़ बनाया, तो वो बच्चा तो कौम का बच्चा है ना। आपने उसके साथ क्या किया? अगर मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया तो क्या आपने उस पर तरस खाया? आपने उसकी गुर्बत पर तरस खाया? आपने उसकी जवान साल होने के, आपने उसके कमज़ोर होने के आपने तरस खाया? या आपने रियासत की पूरी मशीनरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसको 10 साल जेल की कोठरी में फेंक दिया, जिसकी आंखों में ना कोई उम्मीद है, ना उसके पीछे कोई खड़ा होने वाला है? आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस व्लॉग की बातचीत सुनेंगे और उसके बाद खामोश होकर अपने अगले काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपका कोई भाई है या बेटा है और उस बच्चे की उम्र 20 साल के इर्द गिर्द है, तो आप ज़रूर आंख भर के उस बच्चे को देखिएगा। और फिर भले ये बच्चा किसी गरीब का है जो वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में सड़ रहा है, फिर सोचिएगा अगर आपके बच्चे के साथ ये लोग ऐसा करें तो क्या तब भी आप एक लम्हे के लिए इस खबर को सुन के आगे निकल जाएंगे? ये वो बदकिस्मत बातें हैं जो हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। अगली खबर फारूक खान साहब, फारूक खान है, जिनको नामालूम अफराद ने लापता किया, 14 साल गायब रखा। आज उसकी लाश उसके अहले खाना के हवाले कर दी गई। और सिर्फ एक बार आप तसव्वुर कर लें, फारूक खान आपका भाई, वालिद या बेटा होता तो आप क्या सोचते, आप पर क्या बीतती? नामालूम अफराद ने 14 साल पहले उसे नामालूम रखा, मीन लापता रखा, और उसके बाद आज उसकी लाश उसके घर वालों के हवाले की गई है। आगे चलते हैं, यहीं रकावट नहीं है। आगे जो जस्टिस मंदोखेल हैं, जो आपने देखा कि बहुत तत्ते बयान देते हैं और अगले दिन उतने ही बिल्कुल ठंडे गोश्त की तरह के फैसले देते हैं। जी हाँ, मैं सादत हसन मंटो के ठंडे गोश्त वाली बात कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। वाह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, मेरी आपको बद्दुआ है कि अल्लाह आपके साथ इंसाफ करे और बहुत जल्द करे, और पूरी कौम देखे आपके साथ हुआ हुआ इंसाफ, और अल्लाह इसको लेट ना करे। मेरी अल्लाह से सिर्फ ये दुआ है कि कोई साल 2 साल भी लेट ना करे, आपके साथ जल्द इंसाफ करे अल्लाह, और पूरी कौम देखे कि आपके साथ इंसाफ हुआ है। क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। उन्होंने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। हालांकि ये कल परसों तक बड़े तत्ते बयान दे रहे थे और मैंने आपको तभी बताया था कि जब जब ये तत्ते बयान देते हैं तब तब ये ठंडे गोश वाले फैसले करते हैं। इनका फैसला वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, सिर्फ बयानों की हद तक ये बस वो चने खा के और बादामों के डकार मारते हैं और इनके पास और कुछ नहीं है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो है जी कि फौजी फर्टिलाइजर, जी हाँ FFC,
फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को इस साल 85 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हुआ है। जी हाँ, फर्टिलाइजर बनाती है, खाद बनाती है जो आपकी फसलों में डाली जाती है और आपकी फसलें फिर सोना उगलती हैं। 85 अरब रुपए का खालिस मुनाफा इस एक साल में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को हुआ है। अब आगे चलते हैं, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। अगली खबर इन्हीं का चौधरी साहब का ही प्रोजेक्ट कामरान टिसोरी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, कामरान टिसोरी साहब ने जुमे का खुतबा दिया है और हाल ही में याद कीजिए कि जो मौलाना तकी उस्मानी साहब थे उन्होंने कहा है कि उसमें उनमें कामरान टिसोरी भी छुप छुप कर लोगों के सड़कों का रात को दौरा करते हैं और लोगों के अहवाल जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा वो करते थे। और उन्हें उनमें उनकी शबी नज़र आती हैं, उनकी तरह नज़र आते हैं। वो मीन के उनके वाले ख्वास उनके अंदर हैं कि जैसे वो रातों को गरीबों का पता करते थे, ये भी रातों को उठ उठ कर सड़कों पर फिरते हैं। हालांकि किसी को नहीं पता कि टपोरी माजरत टिसोरी साहब जो हैं वो रातों को किस लिए फिरते हैं, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने ये कहा था। और कल ही यही गवर्नर साहब जब अमेरिका से एक खातून जो 19 साला नौजवान से शादी करने के लिए आई हुई है, क्योंकि वो अफ्रो अमेरिकन है, अगर वही कोई कॉकेशियन होती तो उसके साथ हमारा रवैया और होना था। अब वो अफ्रो अमेरिकन है तो जिस तरीके से पूरे का पूरा उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, पैसे लूटने के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, हर तरह के उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और उसके केस में इन्हीं गवर्नर साहब ने कल कहा था कि हमारे लड़के का टैलेंट देखिए, कि उसने लड़की को बुला के फुटपाथ पे बिठाया हुआ है, अमेरिकी पासपोर्ट को और अमेरिकी खातून को फुटपाथ पर बिठाया हुआ है और लड़के का इसमें टैलेंट है। अब उन्हीं कामरान टिसोरी साहब में टैलेंट है, वो आज जुमे का खुतबा दे रहे हैं और हमारे जाहिर है कोई ना कोई बड़ा मदरसा होगा या मेंबर होगा, किसी ना हो सकता है ये मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ही अरेंज किया हो या कोई और मस्जिद हो जहां पर वो खुतबा दे रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है शहबाज शरीफ साहब की। वो भी इसी से मिलती हुई खबर है क्योंकि वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए सच्चे दिल और साफ दिल और नेक नियति के साथ तैयार हैं, वो प्लीज़ आएँ और मुज़ाकरात करें। मतलब कि इससे पहले ना ही आप सच्चे दिल के साथ तैयार थे और ना ही आप नेक नियति के साथ तैयार थे। आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम तैयार हैं, आ जाइए। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। शहबाज शरीफ की ऑफर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब खान ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं, आपको जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया है आपने वो पढ़ दिया है, इससे ज़्यादा आपके पल्ले और कुछ नहीं है। उन्हीं के जो सियासी अमूर के मशीर हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने डिफरेंट टोन ली है। शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं और राणा सनाउल्लाह धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आज रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ के पास, ये कल कहा उन्होंने, कि कल रात 12 बजे तक उनके पास डेडलाइन है। अगर वो मुज़ाकरात के लिए आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अब राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। इससे अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं, जहां पर तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उनकी सेनेट की हेयरिंग हुई है और कंफर्मेशन भी हो गई है। सेनेट की हेयरिंग उनकी, अमेरिका में रिवाज है कि जब खास कैबिनेट की पोजीशंस या इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर किसी को लगाया जाता है तो पहले उसे सेनेट के सामने पेश किया जाता है। मीन जो अमेरिकी आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट होता है वहां पर, तो उसको जब लगाया जाता है तो वो भी ऐसी ही हेयरिंग में से गुजरता है। इसी तरीके से वजीर दिफा हो या दूसरे लोग हों, उनकी ऐसे ही हेयरिंग होती हैं। अब तुलसी गैबर्ड जो डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी, उनकी सेनेट में जो हेयरिंग हुई बहुत ही धुआंधार हुई। उनसे बड़े तगड़े सवाल पूछे गए और उन्होंने तगड़े जवाब दिए। और उन जवाबात में तुलसी गैबर्ड ने वाजे कर दिया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने रजीम चेंज किए। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, उन्होंने बगैर लगी लिपटी कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरे मुल्कों में जाकर रजीम चेंज किए और जहां जहां रजीम चेंज की उनकी इन्होंने हर चीज़ हला के रख दी। वो अभी तक मुल्क रिकवर नहीं कर पा रहे, उनकी तबाही करके रख दी जहां जहां इन्होंने रजीम चेंज की। तो जाहिर है पाकिस्तान का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन वाजे इशारा था उनका पाकिस्तान की तरफ भी कि रजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर भी करवाई गई। तुलसी गैबर्ड जो हैं वो वाजे तौर पर जंगों के खिलाफ हैं और मिलिट्री पावर्स के खिलाफ हैं। तुलसी गैबर्ड जो हैं वो ओवरऑल पाकिस्तानी मिलिट्री के भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अपना ख़राब रखती हैं और वजह उसकी 1971 में होने वाले वाक़यात जो बांग्लादेश में हुए उसके ऊपर तुलसी गैबर्ड का एक ख़ास ओपिनियन है। डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन वो पाकिस्तानी फ़ौज मुखालिफ बहुत ही, मैं यही कहूँगा कि बहुत ही तुर्श और बहुत ही सख्त उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो सदर ट्रंप से रिलेटेड है
और जो हादसा हुआ था आप सबको पता है, रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट वाशिंगटन डीसी में, उसके करीब अमेरिकन एयरलाइंस का एक जहाज़ जो उतर रहा था, जिसमें 60 या 59 के करीब मुसाफिर और क्रू के लोग थे, और एक हेलीकॉप्टर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जाके दरमियान में टकराया था उसके, और उसमें 3 लोग थे, और टोटल ये 62 लोग जाँ बहक हो गए, और दरिया में डूब के कोई एक शख्स भी ना बच सका। कोई हादसे में वफात पा गए और कुछ दरिया में डूब के। अभी भी उनकी लाशें निकाली जा रही हैं। अभी तक सबकी लाशें नहीं निकाली जा सकी क्योंकि पानी जमा हुआ है और बहुत एहतियात के साथ उन्हें लाशें निकालनी पड़ रही हैं। तमाम की तमाम लाशें अभी तक नहीं निकली थीं। आखिरी खबरें आने तक कुछ शायद 30 के करीब लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। बहरहाल ये जो सारा हादसा हुआ उसमें अब जो इतलात आ रही हैं, और सदर ट्रंप को भी सुना गया है इस पर, कि जो हेलीकॉप्टर था वो 200 फीट उनको मैक्सिमम जो है वो हद दी गई है कि उसके ऊपर वो ऊंचा नहीं उड़ सकते, लेकिन हेलीकॉप्टर अपनी जो उसकी डिफाइन उसका जो एल्टीट्यूड था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा था। जी हाँ, इसीलिए शायद जहाज़ ने या फिर हेलीकॉप्टर ने, दोनों ने इस चीज़ को कंफ्यूज किया। हालांकि जहाज़ की जो लाइट्स थी वो ब्लेज कर रही थी, मतलब बहुत तेज़ लाइट्स जहाज़ की नज़र आ रही थी, और उसके बावजूद हेलीकॉप्टर सीधा जाके दरमियान में टकराया। टकराते ही जहाज़ 2 टुकड़े हो गया और सीधा पानी में गिरा, और जो हेलीकॉप्टर था वो भी उल्टा होके जाके पानी में गिरा। इसमें तमाम के तमाम लोग जाँ बहक हो चुके हैं। अमेरिका में इसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। अभी बीबीसी का जो काउंटर पार्ट है अमेरिका में, उन्होंने इसके बारे में खबर दी है कि जो ब्लैक बॉक्स है तैयारे का वो मिल गया है, उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आते आते 30 दिन लगेंगे कम अज़ कम उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते। अभी तक जो चीज़ें रिपोर्टेडली कहेंगे, मुबैना तौर पर कहेंगे, सामने आ रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि जो जहाज़ है वो तो अपनी दुरुस्त लेंथ और दुरुस्त लाइन पर आ रहा था, दुरुस्त एल्टीट्यूड पे आ रहा था, लेकिन जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था वो अपनी जो डिफाइन उसका एल्टीट्यूड था उससे ऊपर उड़ रहा था। बहरहाल इससे अगली और आखिरी खबर आपके सामने जो रखेंगे वो दोबारा यही है कि मैं इस वक्त इटली के शहर ब्रेशिया में हूँ। कल इतवार के दिन दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, जिसमें हज़ारों लोग होंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग होंगे, और मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। उसी में शामिल होने के लिए खुसूसी तौर पर मैं अमेरिका से आया हूँ, और यहाँ पर उसके अलावा हमारी जो इटालियन पार्लियामेंटेरियंस हैं और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, NGOs हैं, उनके साथ भी मुलाकातें हैं। लेकिन आपने इतवार वाले दिन दोपहर 12:30 ब्रेशिया इटली वहाँ पर तशरीफ़ लाना है। अगर आप हैं और आपसे मेरी मुलाकात भी होगी, और आपने एक आवाज़ होकर वहाँ से फ्री इमरान खान और पाकिस्तान में जारी फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।